हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोमोजीत घोष और आज हम देखने वाले हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। मतलब लास्ट जो लेक्चर था वहां पर हमने देखा था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हर एक डिवाइस में, क्योंकि ये यहाँ पर जितना भी हम डिवाइस उठा के लाएंगे वो सारा ओपन सिस्टम है। तो वो सारा ओपन सिस्टम का हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन जिन लड़कों को या स्टूडेंट्स को, लड़का या लड़की कोई भी हो, मैकेनिकल में लड़का ही ज्यादा होता है तो लड़का निकल गया, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जरूरत है उन तक पहुंचाइए। तो यहाँ पर पहले हम जो चीज देखेंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में मिस कर गया था, वो है स्टेडी फ्लो। एक फ्लो को हम स्टेडी कब बोलते हैं? जब उसका मास फ्लो रेट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ जीरो होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मास फ्लो रेट कांस्टेंट है। तो ये जो मास फ्लो रेट है, मतलब इसका मतलब यही आता है कि जितना मास अंदर आ रहा है उतना मास सिस्टम से बाहर निकल रहा है। तो आइए एक एक करके डिवाइस उठाते हैं और देख लेते हैं कैसे उसका हीट या वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो पहला डिवाइस है वो है टरबाइन। तो हम टरबाइन का एनालिसिस करने से पहले यहाँ पर दो सेक्शन लेंगे। तो ये सेक्शन 1 हो गया इनलेट, क्योंकि इधर से स्टीम आएगा और इधर से स्टीम या एयर कुछ भी हो वो बाहर निकलेगा। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि टरबाइन को हम ऐसे ही क्यों डिनोट करते हैं। ये जो डायग्राम है, टरबाइन को हम ऐसे ही क्यों डिनोट करते हैं, मतलब इधर छोटा इनलेट, बड़ा एग्जिट। क्योंकि टरबाइन में हम स्टीम या एयर या कोई भी वर्किंग फ्लूइड है उसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड मतलब इधर छोटा है, कम एरिया है, और इधर ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा एरिया है तो एक्सपांशन हो रहा है। तो यही हो गया टरबाइन का, ये जो ऐसे हम इसका फिगर बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। तो अब आ जाते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा था उसको हमने मास से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से सारा जितना भी मास का जो टर्म है वो हटा दिया हूँ। क्योंकि इनलेट और एग्जिट में मास कांस्टेंट है, हम स्टेडी फ्लो में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एच, स्मॉल एच क्या होगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी। C1 वेलोसिटी, सी एट इनलेट, C2 वेलोसिटी एट एग्जिट, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Z1 इनलेट का एलिवेशन, Z2 एग्जिट का एलिवेशन, Q होगा हीट ट्रांसफर और W नेट होगा वर्क ट्रांसफर। अब क्योंकि हम यहाँ पर टरबाइन यूज कर रहे हैं तो टरबाइन में हमारा एम होगा कि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जाए, जबकि आइडियल केस में हम यही एज्यूम करेंगे कि इसमें कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q 0। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डायग्राम से दिख रहा है कि एलिवेशन सेम है, ये भी एक आइडियल कंडीशन का ही एजम्पशन है। अब ये टरबाइन यहाँ पर भी हो सकता था इनलेट ऐसे, और एग्जिट ऐसे भी हो सकता था। तो यहाँ पर क्या होता कि इधर का यहाँ से अगर हम ऐसे बनाते तो यहाँ से ये, मतलब ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन है तो यहाँ से इसका एलिवेशन H1 हो जाता है, यहाँ से इसका एलिवेशन H2 हो जाता है। तो यहाँ से इसका, सॉरी, यहाँ से इसका एलिवेशन यहाँ तक H2 हो जाता है। तो अब ये डायग्राम खराब हो गया है तो इसमें अब और कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर सेम एलिवेशन के चलते पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। अब टरबाइन है तो यहाँ पर हमें स्पीड को इंक्रीज करने का कोई जरूरत नहीं है आइडियल केस में। तो यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब अगर हम ये सारा एजम्पशन यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस डब्ल्यू नेट, और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अब एक टरबाइन में एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन के बाद हमारा एनर्जी रिड्यूस होगा, तो H1 इज ग्रेटर देन H2 होगा। यहाँ पर मतलब क्या कि अगर H1 ग्रेटर देन H2 हो गया तो डब्ल्यू नेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमने पहले हर बार जब हमने हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर पढ़ा है तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के बारे में हमने जब भी बात किया है तो हमने टरबाइन का ही बात किया है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क
जो कि मिलता है हमें टरबाइन से। अब आगे आ जाते हैं कॉम्प्रेसर। अब कॉम्प्रेसर होता है टरबाइन का उल्टा। तो ये देख लीजिए डायग्राम भी जो है ये टरबाइन का उल्टा ही डायग्राम बना है। तो इसे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये डायग्राम ऐसा क्यों है। अब कंप्रेसर भी वर्क कंज्यूम करता है। अगर टरबाइन का अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पर भी हीट से कोई छेड़खानी नहीं करना है, हीट लॉस को हमें जीरो करना है। तो क्यू हट गया। सिमिलरली सेम एलिवेशन है, सेम स्पीड है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म है ये भी कट गया दोनों साइड से, और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है वो भी कट गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आखिरकार बचा है वो भी, मतलब ये जो इक्वेशन है जो वहां से मिला था उसका सिमिलर इक्वेशन है। मतलब सिमिलर नहीं, सेम ही इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर एक कांड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर जो एग्जिट है इसका जो हमारा एनर्जी है वो इनलेट का एनर्जी से ज्यादा। तो एग्जिट का एनर्जी अगर इनलेट का एनर्जी से ज्यादा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -H2 ब्रैकेट के अंदर -H1। तो ये जो डब्ल्यू नेट होगा ये होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने कंप्रेसर जो हमारा फ्रिज में रहता है या फिर कोई भी कंपोनेंट में कंप्रेसर रहा तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको इलेक्ट्रिकल वर्क बाहर से देना पड़ता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या है, वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर सिस्टम में वर्क हम लोग को देना पड़ रहा है। तो हमने जो पहले साइन कन्वेंशन देखा था उसको भी ये जो डिस्कशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब जहां पर हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो हीट का एक्सचेंज करता है सिस्टम का साथ या फिर कहीं से भी उसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो हीट एक्सचेंजर में क्या क्या आता है, कंडेंसर आता है, इवेपोरेटर आता है, बॉयलर आता है, जनरेटर आता है। तो यहाँ पर ये जो हीट एक्सचेंजर का डायग्राम बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टीम का एक्सपांसन या कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा है तो इसको हमने बना दिया है स्क्वायर। यहाँ पर हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का स्पेसिफिक टर्म वाला सारा टर्म रख के दोनों इनलेट और एग्जिट के लिए लिख लिया है। और क्योंकि यहाँ पर हीट से हमें काम करना है तो यहाँ पर वर्क डब्ल्यू नेट जो है उसको हमने जीरो पुट कर दिया है। क्योंकि दोनों साइड का एलिवेशन सेम है, वही सेम चीज बार बार, सेम एलिवेशन सेम स्पीड, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर आ गया Q इजिकल टू H2 माइनस H1। अब हम हीट ऐड कहाँ पर करते हैं, इवेपोरेटर और बॉयलर में। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें इवेपोरेटर और बॉयलर में अगर हम हीट को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, H2, ये जो H2 है ये H1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो H1 प्लस क्यू होगा वही ना यहाँ पर हमारा पास आएगा H2 माइनस H1 प्लस क्यू इजिकल टू H2। तो एग्जिट में हमारा एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इवेपोरेटर और बॉयलर के लिए Q इजिकल टू H2 माइनस H1। अब क्या होगा कंडेंसर में, कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है तो मतलब H2 जो होगा वो H1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, Q इजिकल टू H1 माइनस H2, और बाहर आ जाएगा माइनस साइन। तो यही हो जाएगा कंडेंसर में हीट रिजेक्शन। अब हम एक एक करके ये जो दो ये जो कंपोनेंट्स है इसको भी हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर में हम लोग रेफ्रिजरेंट को हीट देते हैं और वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में स्टीम नहीं, पानी को हम हीट देते हैं और वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो इधर क्या हो गया, इधर हीट ऐड हो गया। सिमिलरली कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में जो पानी या फिर जो रेफ्रिजरेंट है जो हीट लेके आया था उसे हम लोग क्या किए, उसे हम लोग वहाँ वहाँ उसका अंदर जो हीट है उसको रिजेक्ट किए। तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन हो रहा है तो हीट रिजेक्शन होगा तो एग्जिट में एनर्जी कम इनलेट से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने एनर्जी रिलीज किया है तो ये हो गया नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी। तो
यहीं पे आज का ये जो लेक्चर है इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।